उल्फतें चाहते नफरतें हसरतें सदा रहती नहीं इस दुनिया में। आज जहां मैं हूं कल वहां कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सहारा श्री सुब्रत रॉय के बारे में, क्योंकि इनका एक वक्त नहीं था। लोगों का वक्त होता है, इनका एक दौर था। इन्होंने एक बहुत ही मामूली घर से बिलोंग करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही बड़ा एम्पायर खड़ा करते हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत ही मतलब इंस्पिरेशनल व्यक्ति के तौर पे जाने जाते हैं और वहीं किसी और के लिए एक फ्रॉड के रूप में भी जाने जाते हैं। तो जी हाँ, मेरा नाम है इंद्रमणि सिंह और आप सभी का स्वागत है विक्रमांश पे। आज हम बात करेंगे सहारा श्री सुब्रत रॉय के बारे में। जैसे कि खबर आप लोगों को मिल ही गई होगी कि इनका 14 नवंबर की रात को देहांत हो गया मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। तो आज हम बात करेंगे इनके बारे में, इनकी संघर्ष की कहानी के बारे में, अर्श से फर्श से अर्श पे पहुंचने की कहानी और फिर उसी फर्श अर्श से फर्श तक पहुंचने की कहानी। इनके बारे में सब कुछ हम जानेंगे। तो इनका जन्म होता है बिहार के अररिया में 1948 में। 1948 में इनका जन्म होता है बिहार के एक अररिया जिले में। अररिया बहुत ही नॉर्दर्न जोन में पड़ता है बिहार का और बहुत ही अंडर डेवलप्ड इलाका है। और वहाँ पे अभी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो चीज़ें हैं, जो मूलभूत जो संरचनाएं हैं, उसका अभाव अभी भी देखने को मिलता है। वहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं और इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है वो अररिया से ही कंप्लीट करते हैं। फिर पटना आते हैं, पटना से कंप्लीट करने के बाद ये पहुँचते हैं गोरखपुर, जहाँ से इन्होंने इंजीनियरिंग करी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। हालाँकि पढ़ाई में इनका मन वैसे भी नहीं लगता था, ये बिज़नेस करना चाहते थे और इनका दिमाग भी कुछ वैसा ही था। ये बिज़नेस के के लिए अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फिट पाते थे, अनुकूल पाते थे। 1972 में इन्होंने अपना पहला बिज़नेस स्टार्ट किया और 1978 में जिनके नाम से जिस जिस ब्रांड के नाम से इनका नाम पड़ा, जिस ब्रांड के नाम से इनको जाना गया और जिस ब्रांड ने एक वक्त पे लगभग आप जीवन के हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण हस्ताक्षर दिखाया। जी हाँ, सहारा इंडिया परिवार की स्थापना इन्होंने की 1978 में। वहीं 1992 में राष्ट्रीय सहारा हिंदी न्यूज़पेपर लेकर ये आते हैं। सिर्फ हिंदी न्यूज़पेपर ही नहीं, बल्कि इसके बाद एक से बढ़कर एक स्कीम लेकर आते हैं। और ये जो बहुत ही कमज़ोर तबके के जो लोग थे, जो कि रेहड़ी पटरी पे काम करने वाले लोग थे, जो कि फुटपाथ पे चीज़ें सेल करने वाले लोग थे, उनको उन्होंने सपने दिखाए कि आप अपने बचत के कुछ पैसे हमें दीजिए और उसके बदले में हम आपको एक बहुत ही एकमुश्त रकम वापस करेंगे एक टाइम के बाद। हालाँकि ये कहानी आगे चल के बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और लोगों ने इन पे बहुत ही तरह-तरह के आरोप लगाए। इन्होंने खुद को बोला कि अब मैं बैंकरप्ट हो चुका हूँ। लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने बोला कि 25,000 करोड़ रुपया जो कि मैंने सेबी को जमा कर रखा है। और हाल ही में स्टेटमेंट आया था इनका। और अभी जब मैं न्यूज़ स्क्रॉल कर रहा था तब मैंने पाया कि एक खबर मेरे आँखों के सामने से फ्लैश करके निकली कि सेबी के पास जो 25,000 करोड़ रुपया उसको भी इनिशिएट करना स्टार्ट कर दिया गया है। कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने एक पोर्टल बनाया था जिसके ज़रिए लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना था और उनको अपने के पैसे वापस करने की प्रक्रिया को आरंभ करना था। इसकी कहानी की शुरुआत होती है चिट फंड से। देखिए अभी के टाइम पे ना चिट फंड लगभग मृत शैया पे है। चिट फंड जैसी चीज़ें अभी के टाइम पे बिल्कुल ही अ, खत्म होने के कगार पे आ गई है। लेकिन एक दौर था, एक समय था जब चिट फंड काफ़ी लोकप्रिय हुआ करता था और चिट फंड लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता था। चिट फंड जब इसका हम नाम सुनते हैं तो चीट जो इंग्लिश का जो वर्ड है चीट, वो नहीं है, चिट है। चिट का मतलब होता है कि बहुत सारे मैं आपको ये बोलूँ कि बहुत सारे लोगों में इसका नाम होता था उसमें से किसी एक व्यक्ति का नाम निकालना होता था। जिस व्यक्ति का नाम उसमें निकलता था उसमें के सारे पैसे उसको दे दिए जाते थे। एक थोड़ा-सा उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। फंड का मतलब होता है कुछ लोगों का पैसा, मतलब पैसा फंड का मतलब बेसिकली। चिट का मतलब होता है कुछ लोगों का समूह। मान लो 10 लोग हैं जो कि बहुत ही लोअर इनकम ग्रुप से आते हैं। अब यह वह दौर था 80s का, अर्ली 80s का और अर्ली 90s का। यह वह दौर था जब बैंकिंग पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा नहीं हो चुका था। बैंकिंग लोगों तक नहीं पहुँच चुका था। अब देखिए ना, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 9 साल पहले ही जन-धन जो अकाउंट खुलवाए गए थे, खाते खुलवाए गए थे, वहाँ के बाद लोगों तक जो कि लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं,
जो कि कॉमन पीपुल है, आम आदमी है, वहाँ तक उसकी पहुँच तब होती है 2014 में। हम तो 1980s की बात कर रहे हैं या फिर लेट 1980s की बात कर रहे हैं या फिर 1970s की बात कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों की पहुँच बैंकिंग सेक्टर तक नहीं हुआ करती थी। तो कुछ लोग जो कि काफ़ी गरीब होते थे, वो दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग होते थे, वो क्या करते थे कि अपने पैसे को 4-5 लोग मिलकर, 10 लोग मिलकर, वो हर महीने मान लो 2-2 हज़ार रुपए ही कर रहे हैं, तो एक साथ 20,000 रुपीज़ हो जाता था और किसी एक व्यक्ति को पैसे मिल जाते थे। अगर किसी व्यक्ति को पैसे मिल जाते हैं, तो उसका 20,000 रुपीज़ का काम हो जाता था, फिर अगले 10 महीने तक वो 2,000 रुपीज़ पे कर के वो अपना जितना भी उसका पैसा बकाया होता था, वो सारा पैसे को क्या करता था, एक समझ लीजिए कि ईएमआई होता था, जहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगता था। इसी कॉन्सेप्ट को सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने पकड़ा और वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया एक बहुत ही बड़ा, या फिर कुछ लोग इसको ये बोलते हैं मायाजाल भी बोलते हैं, या फिर कुछ लोगों का ये कहना है कि उन्होंने उनकी इंटेंशन अच्छी थी, वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। खैर, अब ये इतिहास के गर्त में जा चुका है। समय इसका सही आकलन करेगा कि आखिर उनकी नीयत में खोट थी या फिर वो समय से काफ़ी आगे सोच रहे थे और इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। एक और मैं ट्रिविया शेयर करना चाहूँगा। मैं अपनी एक बचपन की यादें अगर मैं आपसे शेयर करूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया, तो उस वक़्त टीम इंडिया की जर्सी पे सिर्फ़ और सिर्फ़ सहारा लिखा हुआ आता था। तो मुझे ये लगता था कि जो सहारा है, वह कोई ब्रांड नहीं है, बल्कि जो टीम इंडिया टी-शर्ट पहनती है, उसको हम सहारा के नाम से ही जानते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि वो जो टी-शर्ट जिस ब्रांड की पहनते हैं प्लेयर्स, वो सहारा नाम की कोई कंपनी बनाती होगी। खैर, आगे चल के टेलीविज़न में भी, मीडिया में भी इनका कंट्रोल हो जाता है, रियल एस्टेट में तो ये थे ही। इसी के साथ-साथ एक ऐसा भी दौर आया इनका कि लगभग सारे के सारे फ़िल्म स्टार्स, सारे के सारे क्रिकेटर्स, सारे के सारे पॉलिटिशियंस, लगभग उत्तर भारत के सारे पॉलिटिशियंस इनके इशारे पे चलते थे। ये एक बार अगर पार्टी बुला ले, मतलब एक बार अगर इन्होंने किसी इवेंट को इन्विटेशन दे दिया, तो ऐसा कोई भी बड़ा स्टार नहीं होता था जो इनके इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता था। ऐसा बोला गया है कि 2005 में जब इन्होंने अपने बेटे की शादी की, तो उस वक़्त अपने बेटे की शादी में इन्होंने लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जो कि उस वक़्त के सबसे एक्सपेंसिव शादियों में से एक गिना जाता है। क्रिकेट के प्रति इनकी दीवानगी तो थी, इनका लगाव जो तो था ही, जिसके बाद इन्होंने क्या किया कि वहाँ भी इन्होंने अलग अपनी टीम बनाई। वहाँ से फिर इन्होंने अपना एक चैनल बनाया, एक मतलब एंटरटेनमेंट चैनल भी बनाया। बहुत अलग-अलग शहरों में अलग-अलग कॉम्प्लेक्सेस बनाए और आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है, जो मेरा आकलन है, इनकी जो विफलता थी, इनका जो पतन की जो शुरुआत हुई, वो वहीं से हुई जब इन्होंने रियल एस्टेट में अंधाधुंध पैसे लगाने स्टार्ट कर दिए और मतलब कई एकड़ ज़मीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने, जब मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, तो लखनऊ, अगर आप कहीं कभी लखनऊ गए होंगे, तो गोमती रिवर फ्रंट के जस्ट बगल में ही इनको बहुत ही बड़ा लगभग 200 एकड़ का एरिया दे दिया गया, जो कि वन ऑफ द पॉश इलाका में से एक है लखनऊ का। वहाँ पे दिया गया और वहाँ पे इन्होंने बहुत ही विशाल एक सिटी बनाने की इन्होंने योजना रखी, जिसका नाम इन्होंने रखा था सहारा सिटी। सिर्फ़ वही एक सिटी इनके ब्लूप्रिंट में नहीं था, बल्कि इसके अलावा उन्होंने पुणे में भी एक ऐसा शहर बनाने का सोचा था, जहाँ पे सब कुछ होगा, जो अभी के टाइम पे हम शहरों में देखते हैं, जैसे कि पलावा है महाराष्ट्र में, और भी अलग-अलग शहरों में अलग-अलग नाम के कंपनीज़ हैं जो कि काम कर रहे हैं। ये उन्होंने सपना रखा था, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था 2000s के अर्ली 2000s के डिकेड्स में, मतलब कि 2007, 2005, 2004 के आसपास की बात है। लेकिन 2007 में मुलायम सिंह यादव की सरकार जाती है और उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है मायावती जी की। मायावती जी ने सबसे पहले इनके सारे प्रोजेक्ट्स पे अ, लगाम लगाना स्टार्ट कर दिया और वहीं से इनके पतन की शुरुआत होती है और एक के बाद एक ताश के पत्ते की तरह इनका जो सल्तनत था, वो ढहता चला जाता है। लेकिन ये तो हुई अर्श से फर्श पर आने की बात। अब हम बात करते हैं, जब यह फर्श पे थे, तो वहाँ से अर्श पे कैसे पहुँचे? मतलब कि बात वहीं छूट गई थी कि इन्होंने अपनी बीटेक की डिग्री कंप्लीट की, फिर इन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। उससे पहले वो बिज़नेस स्टार्ट कैसे हुआ, उस कहानी को भी जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। हुआ ये कि ये बिस्किट और नमकीन बेचा करते थे साइकिल पे रखकर। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। साइकिल पे
बिस्किट और नमकीन बेचने का काम करते थे और इनकी सनक की शुरुआत वहाँ हुई जब ये एसबीआई के पास पहुँचते हैं और इन्होंने बोला कि हमें ₹5000 का लोन चाहिए क्योंकि आई वांट टू एस्टेब्लिश अ कंपनी, बट इनको मना कर दिया जाता है एसबीआई के द्वारा और एसबीआई के ऑफिसर्स ने इन्हें मना कर दिया कि हम आपको लोन नहीं देंगे। वहीं से इन्होंने सोचा कि अब तो कुछ पैरेलल, कुछ ऐसा बैंकिंग जैसा पैरेलल कुछ खड़ा करना पड़ेगा और 5000 का लोन जहाँ इनको बैंक्स नहीं दे रही थी, इन्होंने अपना एम्पायर खड़ा किया 20,000 करोड़ रुपए का। जी हाँ, 20,000 करोड़ रुपए का इन्होंने अपना एम्पायर खड़ा किया और ऐसा माना जाता है कि जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये बहुत ही गरीब तबके के लोगों से इन्होंने कलेक्ट किए थे। किसी का 10 लाख, किसी का 50,000, किसी का 60,000, किसी का 20,000 और किसी का 1-1 करोड़ रुपए तक भी इन्होंने उनसे चिट फंड के माध्यम से लिए थे। और मतलब मैं ये बोलूँगा कि सिस्टम को थोड़ा-सा ट्विस्ट करके इन्होंने कोई इलीगल काम नहीं किया था। हालाँकि जब उनके पैसे ये डिफ़ॉल्ट हो गए तो जब पैसे नहीं दिए तब इन्होंने ज़रूर कुछ इलीगल काम किया था, लेकिन उस वक़्त के सर्कमस्टेंसेस को इन्होंने मद्देनज़र रखते हुए सिस्टम के जो लूपहोल्स थे, जो गवर्नेंस नहीं दे पा रही थी उस वक़्त की सरकारें, उसका फ़ायदा उठाकर इन्होंने इस तरह का काम किया और अपना इतना बड़ा एम्पायर बनाया। लेकिन जब ये पैसे नहीं दे पाए, ये लास्ट वक़्त तक कहते रह गए कि फंडिंग आ रही है, हम पैसे देंगे, हम पैसे देंगे, हम पैसे देंगे। और अभी कुछ दिन पहले ही इनका स्टेटमेंट आया था कि 25,000 करोड़ रुपए मैंने सेबी के पास जमा कर दिए और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप अपने प्रॉपर्टीज को बेचकर निवेशकों के पैसे को वापस लौटाइए। तो ये कहानी थी किनकी? सुब्रत राय की, जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उन्हें आखिरी सांस 14 नवंबर को 2023 को मुंबई की लीलावती कोकिलाबेन अस्पताल में ली। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने सुब्रत रॉय के बारे में जाना। अब मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।